हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी जूनियर्स। आज का ये जो सेशन होने वाला है ये द ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट मतलब चैप्टर 3 एनसीईआरटी को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक यदि बात की जाए तो प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस पार्ट में हमने बात की थी ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के बारे में, बात की थी कंपनी रूल के बारे में, बात की थी कंपनी ने किस तरीके से कन्क्वेस्ट किया और ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से रूल किया। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशनल पॉलिसी लेकर आए हैं ब्रिटिशर्स, और एजुकेशनल पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी सारे ऐसे इंडियंस हैं जो एजुकेशनिस्ट हो जाते हैं, जो एजुकेटेड हो जाते हैं और बाद में जाके वो अपने भारतीय भाइयों को ही एजुकेशन की तरफ लेकर आते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि और उनको समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत। तो ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में हम बात करेंगे जो है राजा राम मोहन रॉय। तो राम मोहन रॉय 1772 से 1833 के बीच में इनका कंट्रीब्यूशन है, और ये बंगाल के रहने वाले एक नागरिक थे, एक कॉमन से मैन थे, और ये बहुत ज़्यादा फार साइटेड थे। इनकी जो फिलॉसफी थी वो बहुत ज़्यादा दूर तक का सोचती थी, और उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स क्या गलत कर रहे हैं और इंडियंस में जो इंडियन सोसाइटी है यहाँ पे क्या कमियां हैं जिनकी वजह से ब्रिटिश हम पर रूल कर पा रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें राजा राम मोहन रॉय के बारे में यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही हैं। राजा राम मोहन रॉय के बारे में सबसे पहले तो हम देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1772 टू 1833 राजा राम मोहन रॉय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, बिगैन रिफॉर्मिंग द इंडियन सोसाइटी। तो 1772 से 1833 के बीच में राजा राम मोहन रॉय जो कि एक लर्नड मैन हुआ करते थे बंगाल से, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। ही एस्टैब्लिश्ड द ब्रह्म समाज। इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। एंड प्रोपगेटेड द आइडिया दैट ऑल रिलीजन्स हैव सिमिलर टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स, हिंस दे वेर नो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आगे लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन रॉय ने एक समाज की स्थापना की, एक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जिसे बोला जाता है ब्रह्म समाज। और ये जो ब्रह्म समाज है ये ऑर्थोडॉक्स टाइप का कोई समाज नहीं था। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ ऑर्थोडॉक्स नहीं हुआ करते थे, जैसे कि आपने पहले देखा कि अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, इस टाइप की कुछ ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हमारी सोसाइटी में चल रही। तो ब्रह्म समाज इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग था। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और इनका एक और मैसेज था सोसाइटी के लिए। जो मैसेज ये था कि जो टीचर्स हैं उनकी वेरियस टीचिंग्स हो सकती हैं, लेकिन सभी धर्म एक ही बात के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सभी धर्म का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो एक ही उद्देश्य है। भले ही उनको प्रीच करने वाले जो प्रीचर्स हैं या टीचर्स हैं उनके कहने का तरीका अलग हो, तो सभी धर्म एक ही बात बोल रहे हैं, ये चीज़ इनका कहना है। और ये समझ चुके होते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जानते थे कि हमारी इंडियन सोसाइटी की क्या कमी है, और उस समय इन्होंने काफ़ी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स भी किए। तो यही सारी बात है राजा राम मोहन रॉय के बारे में। आगे आप देखें तो अपनी वाइफ उमा से ये एक बात कह रहे हैं, यहाँ से भी आपको इनकी फिलॉसफी और इनकी थिंकिंग समझ में आ सकती है। इनका कहना यह है कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिस तरीके से गाय अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ द मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनका जो दूध का कलर होता है वो एक ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। मतलब अलग अलग धर्मों के जो अलग अलग टीचर्स हैं उनके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन रिलीजन का जो एसेंस है वो सेम होगा। तो कितनी एक सिंपल सा एग्जांपल देते हुए उन्होंने अपनी वाइफ उमा को एक इतना बड़ा लेसन भी सिखाया, एक इतनी बड़ी बात सिखाई। तो राजा राम मोहन रॉय का मानना यही था कि जो यूनिटी है वही इंटीग्रिटी है, वही स्ट्रेंथ है हमारी। तो इंडियंस को सबसे पहले तो यूनिटी नहीं खोना चाहिए। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स चल रहे हैं तो उस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हमको ख़त्म करना चाहिए हमारी यूनिटी को दिखाकर। राजा राम मोहन रॉय एक लर्नड मैन है, कहाँ से? बंगाल से। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात की जाए तो इनका साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ही वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज एंड स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स विच वर स्टॉप्ड बाय द ब्रिटिश इन 1823। इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस और नॉलेज में, मॉडर्न नॉलेज में, टेक्नोलॉजी में भी इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। इन्होंने न्यूज़पेपर्स भी चलाए। न्यूज़पेपर्स क्यों चलाते हैं लोग? उस समय लोग फ्रीडम मूवमेंट के समय पर न्यूज़पेपर्स स्पेशली इसलिए चलाते थे कि आम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाए। अगर लोग न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें ये पता नहीं पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ क्या है उनके लिए, वो पॉलिसीज़ उनके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारे जो ऐसे लर्नड मैन हुआ करते थे वो उस समय न्यूज़पेपर्स चलाते थे। राजा राम मोहन रॉय की बात की जाए तो राजा राम मोहन रॉय इतनी लर्नड पर्सनालिटी एक हुआ करते थे कि इन्हें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती थी। इन्होंने जो न्यूज़पेपर चलाया उसमें से एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर था जो पर्शियन लैंग्वेज में हुआ करता था, जिसे बोलते हैं मिरातुल अखबार। इसके अलावा बंगाली लैंग्वेज में भी इन्होंने न्यूज़पेपर चलाया। तो काफ़ी सारी पत्रिकाएं
चलाई, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स चलाए। मोटिव ये था कि ये क्या कर पाए, कॉमन मैन को जगा पाएँ, कॉमन मैन के मन में एक भाव जगा पाएँ कि उन्हें इस गुलामी की जंजीरों से दूर होना है और इन्हें क्या करना है, इंडिपेंडेंट इंडिया लेकर आना है। He was also against evil practices such as sati, child marriage, polygamy and the caste division system in our country। और ये जो भी ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज चल रही थी हमारे देश में, जैसे चाइल्ड मैरिज है, पॉलीगैमी है या फिर सती प्रथा है, इन सभी रिचुअल्स के अगेंस्ट हुआ करते थे राजा राम मोहन रॉय और लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश किया करते थे। He played a pivotal role in abolishing the practice of sati in the society। और सती प्रैक्टिस को अबॉलिश करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। तो ऐसे थे राजा राम मोहन रॉय। ऐसे लोगों की वजह से ये जो फर्स्ट स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस का, ये फर्स्ट स्ट्रगल हो पाया था इंडिपेंडेंस का, लोग इतने जागरूक हो पाए थे और ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं लगा था कि अब हमारी पॉलिसीज़ हमें थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए, आपने एक बात देखी थी, जो रिलीजियस टीचर्स हैं वो क्या करते थे, वो अलग अलग ऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स दिया करते थे लोगों को। इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। अब राजा वहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स टीचर्स थे उनका कहना ये था कि जब भी कोई व्यक्ति समुद्र को क्रॉस कर देता है, सी को क्रॉस कर देता है, तो वो अपना रिलीजन खो देता है। वहीं राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, वो कुछ इन ऑर्थोडॉक्स बातों को नहीं मानते। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं ब्रिटेन जाऊँगा, वहाँ पर मैं देखूँगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों हैं, इनमें ऐसी क्या खास बात है कि ये इतने बड़े, जो इंडिया है, इतना बड़ा जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर ये रूल कर पा रहे हैं और धीरे धीरे अपने पाँव पसार पा रहे हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से इनकी पॉलिसीज़ हैं, ये सब देखने के लिए इनका मन हुआ कि मैं इंग्लैंड जाऊँ। तो ये समुद्र को क्रॉस करके इंग्लैंड भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ जाकर उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं रूलर्स की तरह, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको हमें सब्जेक्ट्स की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप हमें स्लेव्स मत समझिए, आप हमें अपनी प्रजा या अपनी जनता समझिए। हमने आपको रूलर्स एक्सेप्ट किया, लेकिन आप हमें अपनी जनता समझिए। आप जो स्लेव समझते हैं हमें, वो आपकी ओपिनियन को बदलिए आप। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओव्स टू हिज सब्जेक्ट्स। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक रूलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सब्जेक्ट्स के लिए, और जिस तरीके से हमने आपको रूलर माना है, आप भी हमें सब्जेक्ट्स के रूप में एक्सेप्ट कीजिए। ये कहना था राजा राम मोहन रॉय का। अब देखिए, 5th पार्ट पर आ रहे हैं हम लोग हमारे लेसन के, हमारे इस चैप्टर के 5th पार्ट पर आ रहे हैं। अभी तक हम 4 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने राजा राम मोहन रॉय तक देख लिया। अब हम देखेंगे ऑपरेशन। कब से कब तक का टाइम पीरियड देखेंगे हम? 1765 से 1835 के बीच का टाइम पीरियड देखेंगे। और देखो, इस टाइम ड्यूरेशन में ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने इंडियंस को अलग अलग तरीके से ऑपरेस करना स्टार्ट कर दिया। ये अलग अलग एक्ट्स लेकर आ रहे हैं जो इंडियंस को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक एक्ट लेकर आए जिसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1818 बोला जाता है, जिसे 3rd रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला जाता है। तो 1818 ने ये क्या करते हैं, एक रेगुलेशन एक्ट लेकर आते हैं। और इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी इंडियन को जेल में डाला जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल का मतलब होता है कि जब भी जवाब सवाल सुने जाते हैं, सुनवाई होती है, उस सुनवाई को ट्रायल बोला जाता है। तो जब भी किसी पर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो कोर्ट में उसका ट्रायल चलता है, देखा जाता है कि ये सच में दोषी है या नहीं। तो बिना इस ट्रायल के, बिना इस सुनवाई के ही ब्रिटिशर्स क्या करते थे, लोगों को, इंडियन पीपल को जेल में डाल दिया करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने ऑपरेस करना स्टार्ट किया। इसके अलावा आप देखें तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर गवर्नर जनरल्स हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी किसकी है? ब्रिटिशर्स की ब्यूरोक्रेसी है। तो ये काफ़ी बिग सैलरीज लिया करते थे और इसके अलावा प्राइवेट बिजनेस से भी ये बहुत कमा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो तो अमीर होते जा रहे हैं, वो बहुत खुश है इंडिया में, लेकिन इंडिया के जो खुद रहने वाले लोग हैं उन्हें ये क्या करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करते जा रहे हैं। तो ये जो फेज चल रहा है आपका 1765 से 1835 तक, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस वाज द ऑपरेशन फेज ऑफ इंडियंस। आगे देखते हैं। तो 1829 की एक बात हो रही है। देखिए, इसी टाइम पीरियड के बीच में 1829 की एक बात हो रही है। 1829 में ऐसा होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, आप यहाँ पर पिक्चर को देखिए, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन से। और ऐसा बोला जा रहा है कि उस समय 1829 में इन्होंने कितने वर्थ रुपीज़ के गुड्स को एक्सपोर्ट किया इंडिया में? इन्होंने 7 करोड़ रुपीज़ के गुड्स को एक्सपोर्ट किया। कब? अकेले 1829 की मैं बात कर रही हूँ। 7 करोड़ रुपीज़ 1829 में बहुत बड़ा एक अमाउंट होता था। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि ये
ब्रिटेन के जो गुड्स हैं उनको हमारे भारत में लाते थे, यहाँ पर विदाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी या फिर विदाउट एनी टैक्स ये क्या करते थे, उसे सेल करते थे, जिसकी वजह से उसकी कीमत बहुत कम होती थी। और इस वजह से क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश कंपनीज हैं वो तो प्रॉस्पर होती जा रही थी, लेकिन इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे करके मरने लगी थी, डाई होने लगी थी। ये जो 1829 का टाइम पीरियड है, इस समय गवर्नर जनरल होते हैं भारत के विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक उन्हें बोला जाता है। तो जो विलियम बेंटिक है उन्होंने ब्रिटेन में एक बात कही यहाँ के फार्मर्स के बारे में। उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कहा द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब आप कितनी बुरी कंडीशन यहाँ पर फार्मर्स की देख सकते हैं कि इन्होंने एक व्यंग्य करते हुए कहा कि कॉटन वीवर्स की जो बोन्स हैं वो ब्लीच कर रही हैं हमारे इंडिया के प्लेन्स को। तो इस तरीके की बात की आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन आपको फार्मर्स की नज़र आ रही है। तो इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसके अलावा हर पोर्शन सोसाइटी का बहुत ज़्यादा परेशान है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखिए डिससेटिस्फैक्शन, ये ऑपरेशन वाला पार्ट हमने देखा। डिससेटिस्फैक्शन कैसे स्टार्ट होता है 1835 से 56 के बीच में, तो आप डिससेटिस्फैक्शन वाले फेज को देखते हैं। देखिए इसी टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया हमारे भारत में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि उनकी जो मदर टंग है वो इंग्लिश है, और हर किसी को बहुत कंफर्टेबल होता है, हर व्यक्ति अपनी जो मदर टंग होती है उसमें। तो ये लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे अपनी मदर टंग में, तो इन्होंने क्या किया, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया हमारे भारत में, इंग्लिश एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने बोला वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज, हमें इंग्लिश लैंग्वेज से टीच करना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए यहाँ के नेटिव्स को। और उस समय के जो गवर्नर जनरल हैं उन्होंने भी इस बात पर हाँ बोला। सबसे पहले किसने इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया था हमारे भारत में, तो लॉर्ड मैकॉली का नाम आपको याद रखना है। मैकॉली जो लॉर्ड हैं, लॉर्ड मैकॉली, अलग अलग स्पेलिंग लिखी जाती है, कहीं कहीं आपको बुक्स में इनकी स्पेलिंग ये भी दिखेगी, आई आ जाता है, कहीं मैकॉली इस तरीके से लिखा जाएगा, कहीं कहीं पे CK भी लिख दिया जाता है। तो जो मैकॉली है, मैकॉली ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को, तो इंग्लिश एजुकेशन ही इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इंग्लिश एजुकेशन को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आप एक बात यहाँ पर देखिए कि जो हमारे यहाँ के लर्नड मैन हैं वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पीपल हैं इन्हें एजुकेट करना चाहिए, हमें इन्हें इंग्लिश सिखानी चाहिए। जब हम इन्हें एजुकेट करेंगे तो इन्हें सही गलत के बारे में फ़र्क पता पड़ेगा, और जब सही गलत के बारे में फ़र्क पता पड़ेगा तभी तो ये गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं जो हमारे लर्न मैन हैं। आप यहाँ पर बात करते हुए देख सकते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस। और इस तरीके से वो क्या करें, अपनी जो मटीरियल कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करें। मतलब यदि उन्हें इंग्लिश आती है, वो उनका एजुकेशन अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं, भले ही ब्रिटिशर्स का रूल है, वो पीजेंट से या फिर जो नीचा वर्ग है सोसाइटी से उससे हट के वो ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे और उनकी जो मटीरियल कंडीशन है वो अच्छी होगी। इसके अलावा एक और व्यक्ति बोलता है फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके बाद जब हम ये सब चीज़ें कर पाएंगे और हम कॉमन मैन को जगा पाएंगे तो हम अपनी ग्रीवेंसेस, हमारी जो शिकायतें हैं वो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी रख पाएंगे। तो ये सारा क्या चल रहा है, इंग्लिश एजुकेशन जब इंट्रोड्यूस होती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए यही चीज़ों को डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप डिटेल में इस बात को देख सकते हैं जो मैंने अभी समझाया। फर्दरमोर द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द इंडियंस इन न्यूमरस वेज, अलग अलग तरीके से इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। इन 1835 लॉर्ड मैकॉली रिकमेंडेड टीचिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टू द नेटिव्स। लॉर्ड मैकॉली ने 1835 में सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन रिकमेंड की थी इंडियंस के लिए। The English education produced clerks and the British gave petty jobs under them to the Indians। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज लेने के बाद जो नेटिव पीपल हैं उन्होंने क्लर्क्स की पोस्ट को लेना स्टार्ट किया, लेकिन जो क्लर्क्स की पोस्ट है, ये जो आपके जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने क्या किया, अच्छी पोस्ट पर नौकरी नहीं दी इंडियंस को, ये उनको पिटी पोस्ट पर, बुरी पोस्ट पर, नीचे जो पोस्ट है अपने अंडर की पोस्ट पर ये लोग जॉब दिया करते थे। इंसिडेंटली द एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हु कुड अंडरस्टैंड the social vices of the British rule and they educated their fellow mates accordingly। हालांकि ये लोग मटेरियल बेनिफिट नहीं दे रहे थे इंडियंस को, पढ़ने के बावजूद उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही थी, लेकिन ये जो रिवोल्ट था, ये जो था आपका इंग्लिश एजुकेशन लाने का ये जो मूवमेंट था, इसने क्या किया, जो इंडियंस हैं उनमें एक ऐसा जनरेशन क्रिएट किया सोसाइटी में जो इंटेलेक्चुअल्स का जनरेशन है, जिन्हें सही गलत समझ में आता है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है। और उन इंटेलेक्चुअल्स ने क्या किया, अपने भाइयों को भी पढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब इंडिया कैसा होता जा रहा है, एजुकेटेड इंडिया होता जा रहा है, जिसे सही गलत के बारे में डिफरेंस पता चल रहा है।
यही डिससेटिस्फेक्शन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए हमने स्टार्टिंग में एक मैप देखा था, मैप पिक्चर फर्स्ट जो हमने देखी थी उसमें हमने देखा था कि बहुत छोटे पार्ट्स में आपको ये जो ब्रिटिश एरिया है वो नज़र आ रहा था। आप देख सकते हैं कि 1856 तक आते आते पूरी तरीके से कहाँ कहाँ पर ब्रिटिश ने अपना शासन जमा लिया है। एक कंपनी जो मर्चेंडाइज कंपनी थी, जो ट्रेड करने आई थी, उसने इतने बड़े एरिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कंक्वायर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर कंट्री एंड द सप्रेशन ऑफ द लोकल रेसिडेंट्स वाज अ पीक, दिस लेड टू मल्टीपल रिवोल्ट्स। अब देखिए इस वजह से क्या होता है कि उनका जो सप्रेशन की नीतियां हैं वो अपने पीक पर हैं 1856 में, और इस वजह से काफ़ी सारे मल्टीपल रिवोल्ट्स स्टार्ट होते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और लोग विद्रोह करना शुरू करते हैं। वो पढ़े लिखे हो चुके हैं और अब वो क्या करेंगे, वो विद्रोह करेंगे। यही चीज़ यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आपस में लोग बातचीत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कोई मतलब नहीं है जो इंडियंस की नीड्स हैं उनसे, वो कोई परवाह नहीं करते। एक व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, अवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स। हमारे जो किंग्स हैं वो क्या बन चुके हैं, वो पपेट्स बन चुके हैं, कठपुतलियाँ बन चुके हैं, और हमने अपनी पुरानी जॉब्स को भी लॉस्ट कर चुका है। दूसरा व्यक्ति बोलता है हमने अपनी लैंड्स को भी लॉस्ट कर दिया है, एंड लैंड्स लास्ट में बोला जा रहा है दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने ब्रदर्स को कन्वर्ट भी कर रहे हैं, उनका रिलीजन भी चेंज कर रहे हैं। और आखिरी में एक और बात बोली एक व्यक्ति ने, यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है कि आप सिर्फ बातें कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उन्हें यहाँ से निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि अब बहुत सारे रिवोल्ट्स स्टार्ट होने वाले हैं हमारे इंडिया में। तो वही चीज़ हमें 7th पार्ट में देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए द स्पार्क्स लिखा हुआ है। तो 1855 से 57 के टाइम पीरियड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए टैक्सेस जो हैं वो कंटिन्यू है, उन्होंने टैक्स के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, पीजेंट्स को र्यून करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, छोटे छोटे रिवॉल्ट्स पहले होना स्टार्ट करते होते हैं। तो बंगाल में एक रीजन है जिसे संथाल बोला जाता है, तो सबसे पहले ये संथाल रिवोल्ट स्टार्ट होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड rules became desperate। अब देखिए यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस लिया जाना कंटिन्यू है, पीजेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब इस टैक्स से परेशान होकर अपनी लैंड्स को खोकर बंगाल में एक वर्ग है सोसाइटी का, कैटेगरी है जिनको संथाल्स बोला जाता है। तो संथाल्स जिन्होंने अपनी लैंड्स को लॉस्ट कर दिया था, वो फार्मर्स ने क्या किया, वो डेस्परेट हो गए और उन्होंने एक रेबेलियन स्टार्ट कर दिया। ये जो रेबेलियन है ये कब स्टार्ट होता है, 1855 में ये स्टार्ट होता है। यही चीज़ लिखी हुई है, दे रोज इन रेबेलियन एंड मैसेक्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। तो इन्होंने क्या किया, एक रेबेलियन स्टार्ट किया और इन्होंने यूरोपियंस को ख़त्म करना स्टार्ट किया और उनके जो सपोर्टर्स थे उनको भी मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो यही आपको एक इमेज यहाँ पर नज़र आ रही है जो संथाल रिवोल्ट की है, जो कब हुआ था, 1855 में हुआ था। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपको ध्यान देना है, तो ये बंगाल से स्टार्ट हुआ था। आगे आप देखिए तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए रिवोल्ट स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पर ये जो रिवोल्ट है इसकी आग जाती है, वही चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें भी डिसकंटेंट और ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ये राइज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों राइज होना स्टार्ट होता है, देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है उस आर्मी में आपको इंडियन सोल्जर्स भी दिख रहे हैं, साथ ही साथ वाइट सोल्जर्स भी दिख रहे हैं। लेकिन जो वाइट सोल्जर्स हैं उनको अच्छे अच्छे मेंशंस दिए जा रहे हैं रहने के लिए, उसके अलावा उनकी सैलरी भी ज़्यादा है। और वहीं पर जो उन्हीं के बराबरी के इंडियन सोल्जर्स हैं, उन्हीं की पोस्ट पर जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको सैलरी कम दी जा रही है, उनको सर्वेंट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी ये जो रेबेलियन है ये रेबेलियन स्टार्ट होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, देखिए आप देखिए, द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स वेल वी गेट पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस। हमें पिटेंस मिलता है और हमें स्लो प्रमोशन मिलता है। आगे एक सोल्जर बोल रहा है, द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स। यहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है, एक सोल्जर बोल रहा है कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो क्या बोलते हैं, हमें सी क्रॉस करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन ये हमारे रिलीजन के विपरीत है। तो टोपी वाला मतलब ये जो अंग्रेज है इनको क्या हक है हमारे ओल्ड कस्टम्स के साथ खिलवाड़ करने के लिए। यहाँ पर भी एक सोल्जर के दिमाग में आ रहा है, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, मतलब हमें क्या करना चाहिए, इन अंग्रेजों को भगा देना चाहिए। और ऐसे ही आर्मी में रिवोल्ट होना स्टार्ट होता है और एक सिपाही हैं जिनका नाम है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे सबसे पहले रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। और ये क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं अपने यहाँ के एडजुटेंट को, अपने यहाँ का जो अधिकारी है उस पर ये अटैक कर देते हैं और इनको एग्जीक्यूट कर
दिया जाता है, मतलब जेल में बंद कर दिया जाता है। ये पूरी कहानी कहाँ पर होती है, ये मंगल पांडे का रिवोल्ट कहाँ पर होता है, ये होता है मीरठ में। तो मीरठ में 10 मई को ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे करके इन्हें तो जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो आसपास के सोल्जर्स हैं, जो बाकी के सोल्जर्स हैं, उनको ये जब बात पता चलती है तो वो भी किसके फेवर में खड़े होते हैं, आके मंगल पांडे के फेवर में खड़े होते हैं। और इस तरीके से ये जो रिवोल्ट है जो मीरठ से स्टार्ट हुआ, ये पूरे देश में धीरे धीरे करके फैलना स्टार्ट हो जाता है। यहीं पर ये बात लिखी हुई है, देखिए, थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ द यूनिफॉर्म्स। बहुत सारे सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया और उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स को उठाकर फेंक दिया। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, उन्होंने क्या, और उनके साथ क्या किया गया, जब रिवोल्ट किया तो ब्रिटिशर्स ने इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उनकी यूनिफॉर्म्स को छीन लिया गया, उनको आयरन्स में बांध दिया गया, मतलब बेड़ियों में उनको बांध दिया गया। तो इस तरीके का जब व्यवहार सोल्जर्स के साथ हुआ तो बाकी के जो सोल्जर्स हैं जो पूरे देश में, उनको जब ये बातें पता पड़ती हैं और ये बात बिल्कुल आग की तरफ फैलती है और पूरे देश में धीरे धीरे करके ये जो रिवोल्ट है ये स्टार्ट हो जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ लोकल एम्परर्स जो हैं, जो कुछ लोकल किंग्स हैं, उनका भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है जो सोल्जर्स है, और ये रिवोल्ट बहुत बड़ा एक रूप ले लेता है। वही चीज़ आप यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई देख सकते हैं। 1857 द सिपाही म्यूटिनी, ये जो सिपाही म्यूटिनी है, इस सिपाही म्यूटिनी को ही बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, बिगैन, एंड मंगल पांडे प्ले अ की रोल इन इट एज ही हैड अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वो सून एग्जीक्यूटेड, उसको सून एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। द सिपाहीज मार्च्ड टुवर्ड्स दिल्ली एंड शाउटेड स्लोगन्स फेवरिंग बहादुर शाह जफर। अब देखिए, दिल्ली के उस समय जो सुल्तान है, जो राजा है, वो कौन है, बहादुर शाह जफर है। लेकिन बहादुर शाह जफर भी क्या बन चुके हैं, एक पपेट बन चुके हैं ब्रिटिशर्स के। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है कि वो राजा है तो वो कुछ ना कुछ हमारी मदद ज़रूर कर सकते हैं। तो जितने भी सिपाहीज हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, वो क्या करते हैं, दिल्ली की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और वो साथ साथ में नारा भी लगा रहे हैं, किसके फेवर में, बहादुर शाह जफर के फेवर में, क्योंकि इन्हें एक उम्मीद है कि बहादुर शाह जफर का यदि हमें साथ मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इन ब्रिटिशर्स को शायद भगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, उसको आगे हम देखेंगे। Few Englishmen had cared to understand Indian customs और people's mind, बहुत ही कम ऐसे इंग्लिशमैन हैं जो इंडियन कस्टम्स और पीपल का जो माइंड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब देखिए, सोल्जर्स के बीच में ये जो रिवोल्ट है ये डिससेटिस्फैक्शन क्यों आया। पहली बात तो उन्होंने देखा कि जो वाइट सोल्जर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है, इस वजह से जो डिससेटिस्फैक्शन है वो आया। दूसरी बात डिससेटिस्फैक्शन आने की ये है कि ब्रिटिशर्स ने कार्टिलेजेस कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस किए, वो जो कार्टिलेजेस थे उनको मुंह से तोड़ना पड़ता था और उस पर जो फैट लगा होता था वो काउज और पिग्स का फैट लगा होता था। अब काउज और पिग्स का फैट लगा होने की वजह से जो हमारे ब्राह्मण सोल्जर्स थे और जो मुस्लिम सोल्जर्स हुआ करते थे, जो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते हैं या इस्लाम को फॉलो करते हैं, उन दोनों के ही बिलीफ के अगेंस्ट थी ये चीज़, तो वो ये यूज़ नहीं करना चाहते। तो अब ब्रिटिशर्स उन पर फोर्स कर रहे थे कि आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक दूसरा कॉज हो गया यहाँ पर रिवोल्ट होने का, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। अब देखिए, सोन चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। अब देखिए, ये जो रिवोल्ट है ये स्टार्ट कैसे हुआ, जो बटालियन है, जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन इन्हें आम लोगों की भी ज़रूरत है, इन्हें एम्परर्स की भी ज़रूरत है। तो आम लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये क्या करते हैं, हर जगह तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, न्यूज़पेपर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए हैं, टेलीफोन उस समय चलते नहीं थे, तो इन्होंने किया, जो लोकल दूत हुआ करते थे, तो उन दूतों के द्वारा इन्होंने क्या किया, चपातीस के थ्रू मैसेजेस भिजवाना शुरू किए। तो चपाती रोटी होती है, उसके साथ ये मैसेज भिजवाते थे कॉमन मैन के पास, और वो चपातीस के साथ जो मैसेज उसमें क्या लिखा रहता था कि सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। लोगों को कहा जाता था कि आपके जो राजा है, जो बहादुर शाह जफर है, उनको आपकी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। कॉमन मैन क्या बोलते थे, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ बिल्कुल मेरे जो विलेज मैन है वो रेडी हो जाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से चपातीस के द्वारा तो भेजा ही जाता था मैसेज, एक और तरीके से भेजा जाता था, लोटस के जो फ्लावर्स हैं उनके थ्रू भी मैसेज कन्वे किया जाता था। तो लोटस के फ्लावर्स में कुछ ऐसा मैसेज लिख के भेजते थे कि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, कॉमन मैन के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यही देखिए लिखा हुआ है, सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, डेथ टू फॉरेनर। तो सभी इंडियंस के बीच में ये बात कैसे फैली, इस तरीके से इस मैसेज को कन्वे किया गया, ठीक है। आगे यही चीज़ें लिखी हैं। अब देखिए, सोल्जर्स आ चुके हैं, कॉमन मैन काफ़ी हद तक आ रहे हैं। अब सोसाइटी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो वेल्दी भी है उस समय, जो कि है लैंडलॉर्ड्स। तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते
देते हैं। पीपल स्टार्टेड सर्कुलेटिंग चपातीज अलॉन्ग विद अ मैसेज दैट द नेटिव रूलर नीडेड देयर हेल्प। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स वर आल्सो सर्कुलेटेड अमंग द इंडियन सोल्जर्स टू कन्वे द मैसेज। तो पूरे इंडियन सोल्जर्स में ये मैसेज कन्वे कर दिया जाता है और साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका भी इन्हें सपोर्ट मिल जाता है इस मैसेज के थ्रू। तो वेरियस जगह पर जो लोकल आपके प्रिंसेस हुआ करते थे उनका सपोर्ट कहीं कहीं पर मिला है ये जो रिवोल्ट हुआ इस रिवोल्ट को। तो ये जो फ्रीडम फाइट हुई इसमें जैसे आप लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से नाम आता है बेगम हजरत महल का। तो बेगम हजरत महल ने लीड किया था इस रिवोल्ट को, कहाँ पर, लखनऊ में। तो वही बात लिखी हुई है, द फाइट फॉर फ्रीडम कंटिन्यूड एज सेवरल रूलर्स सच एज बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, अजीमुल्ला खां तात्या टोपे, पेशवा नाना साहेब ऑफ द मराठा डायनेस्टी एंड कुंवर सिंह ऑफ बिहार ऑल्सो ज्वाइन दिस वॉर ऑफ फ्रीडम। तो अलग अलग जगह से अलग अलग रूलर्स ने ये जो वॉर है, ये जो रिवोल्ट है, इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। नाम किस किस का आ रहा है? बेगम हजरत महल का नाम आ रहा है, मौलवी अहमदुल्ला का नाम आ रहा है, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, पेशवा नाना साहेब, इन सभी ने कंट्रीब्यूशन दिया अपना ये जो रिवोल्ट है इस रिवोल्ट में। दिस वाज इंडीड द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके पहले कभी भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी ने भी इतने बड़े पैमाने पर आवाज़ नहीं उठाई थी। छोटे मोटे किसी एक व्यक्ति ने यदि आवाज़ उठाई तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था, उसको जेल में डालकर। लेकिन सबसे पहले ऐसा होता है 1856 में कि ये जो रिवोल्ट है ये रिवोल्ट इतना बड़ा रूप लेता है और ब्रिटिशर्स की नाक में दम मचाया जाता है हमारे इंडियंस के द्वारा। यही चीज़ें आपको पिक्चर्स के द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए मेरठ में जो आउटब्रेक ब्रोक होता है सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ। तो मेरठ का ये आउटब्रेक आप देख सकते हैं कि जैसे ही मंगल पांडे को बंद किया वैसे ही सोल्जर्स ने क्या किया, वहाँ के जेलर को मार दिया और इस तरीके से हत्या करते हुए ये लोग दिल्ली की तरफ भागना स्टार्ट हो गए। इसके अलावा द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली लॉन्ग, और ये क्या नारे लगाते जा रहे हैं? लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह जिंदाबाद के ये लोग नारे लगाते जा रहे हैं। आगे आप देखेंगे तो ये जो रिवोल्ट है ये बहुत वाइडर स्प्रेड होता है। वही चीज़ है, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जिन्होंने अपनी लैंड्स को खोया था, वो ब्रिटिश पॉलिसी से परेशान थे, वो भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। यही चीज़ें ये लोग बात कर रहे हैं, द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी बिल्कुल मदद करेंगे। और इस तरीके से एकत्रित होते जाते हैं। यहाँ पर आपको एक एम्प्रेस का इमेज नज़र आ रही है, क्वीन की इमेज नज़र आ रही है, जो कि है बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने भी इंक्लूड हुई थी इस रिवोल्ट में, जो कहाँ से इंक्लूड हुई थी? लखनऊ से ये इंक्लूड हुई थी। इसके अलावा बोला जा रहा है पॉपुलर लीडर्स, काफ़ी सारे पॉपुलर लीडर्स जैसे मौलवी अहमदुल्ला जो फैज़ाबाद के थे, उन्होंने भी क्या किया? अपने लोगों को एकत्रित किया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिल रही है। तो रिलीजियस बेसिस पर कोई फूट नहीं थी 1857 के टाइम पीरियड में। इसके बाद ब्रिटिशर्स को एक और बात समझ में आती है कि हम एक और तरीके से इनसे खेल सकते हैं कि हम इन्हें रिलीजन बेसिस पर भी डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। तो 1857 के बाद वो ये करते हैं। लेकिन 1857 में जो ये रिवोल्ट हुआ था इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनके लिए जो इंडिया है उसको उन्हें इंडिपेंडेंट करवाना है जो ब्रिटिशर्स हैं उनके चंगुल से। तो यही इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हमने एक नाम देखा था अजीमुल्ला खां और तात्या टोपे का, तो वहाँ पे यहाँ पे आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। ये आपको अजीमुल्ला खां दिख रहे हैं, इसके अलावा तात्या टोपे, पेशवा नाना साहिब जो है जो मराठा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया। इसके अलावा कुंवर सिंह, अभी आपने देखा था कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से, और बिहार से इन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया था। उनकी एज उस समय 80 ईयर थी और उस ड्यूरेशन में उन्हें अपनी जो कलाई है उस कलाई पर एक बुलेट भी लग गई, मतलब गोली भी लगी ब्रिटिशर्स की, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और ये आखिरी दम तक, जब तक इनकी आखिरी सांस हुई तब तक ये इस रिवोल्ट को बंद नहीं होने दिया इन्होंने, और ये लीड करते रहे बिहार से इस रिवोल्ट को। हालांकि बाद में ये चीज़ होती है कि रिवोल्ट बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाता है और यहाँ से हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं। तो ये जो 1857 का रिवोल्ट है इसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि सबसे पहले इंडियंस ने कोशिश की थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने की, उन्हें भगाने की कोशिश की थी। अब चलते हैं हम डायरेक्टली कॉम्प्रहेंशन चेक पर और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लुक एट पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, हु इज द सिंगर, हु एज डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो पिक्चर फर्स्ट को देखना है आपको और आपको बताना है कि ये जो लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई हैं वो कौन से हिंदी सॉन्ग की ओरिजिनल लाइन्स हैं, कौन सिंगर है और उस पिक्चर में कौन कौन नजर आ रहा है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, ये देखिए, ये आपको लता मंगेशकर नजर आ रही हैं,
इनकी ओपनिंग लाइंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, वो ओपनिंग लाइंस है। कौन कौन पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू आपको दिख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री आपको दिख रहे हैं और इंदिरा गांधी आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इसका आंसर किस तरीके से आप फ्रेम करेंगे, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। तो ये जो है ये सॉन्ग गाया गया था लता मंगेशकर जी के द्वारा हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो शहीदों को याद करने के लिए गाया गया था। दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था श्रद्धांजलि देने के लिए, उस फंक्शन में। और लास्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें आपको पिक्चर में कौन कौन नज़र आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखे, लाल बहादुर शास्त्री दिखे, लाल बहादुर शास्त्री हैं ये, और साथ में मिसेस इंदिरा गांधी आपको इस पिक्चर में नजर आती हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स। तो कंपनी सुपीरियर वेपन्स आपको पिक्चर 2 में हेडिंग लिखी हुई दिख रही है। तो कंपनी सुपीरियर वेपन्स का मतलब क्या है आपको ये बताना है। आप देखो पिक्चर 2 को आप ध्यान से देखो। कंपनी सुपीरियर वेपन्स में आपको यहाँ पर देखिए कंपनी के वेपन्स तो नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ में बाकी की पिक्चर्स में आपको उनकी पॉलिसीज नजर आ रही हैं कि किस तरीके से वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सुपीरियर वेपन्स हैं वो सुपीरियर वेपन्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो उनके जो शस्त्र हैं, जो आर्म्स हैं उनके, वो तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ जो उनकी बुरी पॉलिसीज हैं वो भी उनके वेपन्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर किस तरीके से फ्रेम होगा, द ईस्ट इंडिया कंपनी कन्क्वेयर्ड इंडिया बाय यूजिंग द सुपीरियर वेपन्स। सुपीरियर वेपन्स क्या है, गन्स एंड डिप्लोमेसी। तो गन्स में तो उनके आर्म्स हो जाएंगे, डिप्लोमेसी में क्या आएगा, जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई उसको बोला जाएगा डिप्लोमेसी। आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज एन आर्टिसन। आर्टिसन क्या कौन होते हैं, हु डू यू थिंक द आर्टिसंस सफर्ड, व्हाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड। तो पिक्चर 3 को रिफर करके पूछा गया है कि आर्टिसन कौन होते हैं और आपको बताना है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि आर्टिसन उस समय बुरी कंडीशन में थे या उन्होंने सफ़र किया। आंसर इस तरीके से फ्रेम करेंगे, आर्टिसन कौन होते हैं, क्राफ्ट्समैन, जो कारीगर होते हैं उनको आर्टिसन बोलते हैं, तो वही हो जाएगा एन आर्टिसन इज एन क्राफ्टमैन स्किल्ड इन सम ट्रेड, जो किसी ना किसी ट्रेड में स्किल्ड हो। क्यों सफ़र किया इन्होंने, तो दे सफर्ड बिकॉज द गुड्स दैट दे प्रोड्यूस्ड लॉस्ट डिमांड इन द इंडियन मार्केट। तो इनके गुड्स इतने महंगे कर देते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ब्रिटेन से आने वाले गुड्स को सस्ता कर दिया था, तो इनके गुड्स कोई नहीं खरीदता था। जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो चाह के भी इनके गुड्स नहीं खरीद पाते थे, जिनकी वजह से इन्हें भारी नुकसान होता था और इनका जो क्राफ्ट्समैनशिप है वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो गई धीरे धीरे करके। आप यही चीज़ यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये आर्टिसंस के साथ इन्होंने इस तरीके से किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जाके द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined the expert artisans and their business। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो आखिरी क्वेश्चन है पूछा जा रहा है विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। तो फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट कौन सी पिक्चर डिनोट कर रही थी, जो पिक्चर नंबर 7 है आपकी किताब में वो फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट को डिनोट करती है। इस पिक्चर को आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर आपको सिपॉय म्यूटिनी नजर आ रही है। मतलब स्पार्क्स कैसे आते हैं, संथाल रिवोल्ट आपने सुना था, संथाल रिवोल्ट जो बंगाल से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे जो सोल्जर्स हैं उनमें डिससेटिस्फैक्शन होना स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है कि जो सोल्जर्स हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जो भी अगेंस्ट में बोलते हैं ब्रिटिशर्स के, और फिर ये जो आग है ये आग फैलती जाती है और लोग किस तरीके से मैसेज भेजते हैं, चपातीज और लोटस के थ्रू ये मैसेजेस भेजना स्टार्ट करते हैं। तो ये है जो म्यूटिनी हुआ, जो सिपॉय म्यूटिनी हुआ, उसका स्टार्टिंग आप यहाँ से इस पिक्चर से मान सकते हैं। तो ये जो पूरा लेसन है, ये पूरा लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट इसका नाम था। तो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट मतलब कुछ झलकियाँ आपको पास्ट की मिली, वो भी पिक्चर्स के थ्रू। तो ऑथर ने पूरी पिक्चर्स के थ्रू आपको कहानी सुनाने की कोशिश की कि 1857 का बैकग्राउंड क्या था, 1857 के रिवोल्ट का बैकग्राउंड क्या था और किस तरीके से ये जो रिवोल्ट है ये रिवोल्ट अराइज हुआ था, किस तरीके से इसने ब्रिटिशर्स को खदेड़ने की सबसे पहले कोशिश की। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, कंप्रहेंशन इसका समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।